स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल के संख में। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह, मेरे साथ है हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में हम एक बार फिर आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं ऐसे प्रश्न जो हम कहें सीधे या फिर परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़े होते हैं। ये वो सवाल होते हैं जो संसद सत्र के दौरान, प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाते हैं और ये अनस्टार्ड क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम अपने प्रश्नकाल के इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। अनस्टार्ड यानी अतारांकित प्रश्न जिनका जवाब लिखित रूप में सदन में दिया जाता है। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और जो पहला प्रश्न है, एक तरह से हम इसमें दो प्रश्नों को समेट रहे हैं क्योंकि अरविंद जी जो ये प्रश्न है वो सांसद आदर्श ग्राम योजना से जुड़ा हुआ है, कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है, दूसरा इसे जारी रखने को लेकर सवाल पूछा गया है। तो इन दो प्रश्नों को एक साथ अगर आप बताएं कि इसका जवाब क्या दिया गया है। ये नरेंद्र कुमार स्वेन और दूसरा सवाल डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी का है। हाँ, तो इसका जवाब क्या है? ये प्रीति दोनों का जवाब जो दिया है, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने दिया है। तो इसमें जो पहला सवाल स्वेन जी का जो है उसमें जवाब ये दिया है कि 2018-19 के दौरान इसके लिए 163 गांव पंचायतों का चयन किया गया और सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है इसका जो दिशा निर्देश है उनमें यह है कि जो आदर्श गांव का चयन होता है उसमें गांव पंचायतें बुनियादी इकाई होती है। मतलब चयन जो होता है ना वो गांव पंचायत है और मैदानी इलाकों में 3000 से 5000 लोग और पर्वतीय जो जनजातीय दुर्गम इलाके हैं वहाँ 1000 से 3000 जो जहाँ आबादी है वो इसके दायरे में आती है। ऐसे ज़िले जहाँ मतलब इकाई का आधार उपलब्ध नहीं है वहाँ जो है जो वांछित आबादी है उसकी गांव पंचायतों का चयन किया जा सकता है। ये इसमें दिया है, बताया है इन्होंने। और पूरा एक स्वरूप बताया है जो कि मतलब वेबसाइट पर अगर कोई देखना हो पूरा विवरण और दिशा निर्देश तो देख सकता है। और ये कहा कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है ये इसकी समय समय पर लगातार समीक्षा करता रहता है और जो अपना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और निगरानी जो है और मूल्यांकन ये सभी स्तर पर ये करता है। और ग्रामीण विकास मंत्री खुद इस बात पर ध्यान देते हैं कि कहाँ किस तरह की प्रगति हुई है, किस तरह की बाधाएं हैं। अब तक जो प्रगति हुई है इस परियोजना में उसमें 1295 गाँव पंचायतें हैं जिनमें 68,289 परियोजनाओं को मतलब अपलोड भी किया गया है और इनमें से करीब 56% परियोजनाएं जो है जिनका संख्या में 37,954 बनती हैं ये पूरी की जा चुकी हैं। और इसमें ये भी कहा है कि जो अगर बैंकिंग या डाक सुविधाओं के बारे में भी सांसद कहते हैं ना तो ये कह रहे हैं कि इनके विवरण जो है केंद्रीकृत रूप में नहीं रखे जाते हैं। ये अलग अलग मंत्रालय अपना देखते हैं, लेकिन सांसदों के प्रयास से डाकघर हैं या बैंकिंग सुविधाएं हैं, बैंक हैं, ये सब भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। और जो दूसरा सवाल है प्रीति अशोक वाजपेयी जी का, उसमें ये कहा गया है कि जो दिशा निर्देश है उसके तहत मार्च 2019 तक हर सांसद को 3 आदर्श गांव विकसित करने का लक्ष्य दिया गया था और अब जो चल रहा है इस समय 2024 तक इनको ऐसे 5 आदर्श गांव को विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है प्रीति। तो कुल मिलाकर के ये जो है ना, इससे आप ये नहीं कह सकते कि ये मतलब कोई ऐसी परियोजना है जो जैसे बाकी सरकारी परियोजनाओं जैसा होता है। ये अपने आप में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो विकास का क्या मॉडल लेके आते हैं, उनमें कौन से सफल हैं, कौन ऐसे हैं जो देशव्यापी रूप में उनको लिया जा सकता है, कोई नई चीज़ है, इनोवेटिव है तो उसको शामिल, तो अपने आप में एक बड़ी सफल परियोजना है जिसका अभी भी मतलब समग्र रूप से उसका मूल्यांकन और जो नई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनका भी मूल्यांकन होना बाकी है। लेकिन कुल मिला के ये स्थिति है प्रीति। अब एक सवाल प्रीति दूसरा जो है वो रेलवे स्टेशनों को लेके है। सरकार जो है रेलवे स्टेशनों के समय के साथ डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, काफ़ी संसाधन भी आवंटित किया है। और ये भुवनेश्वर कलिता जी का सवाल है, अगर बता दें तो भुवनेश्वर कलिता जी ने रिजाइन कर दिया था और वो असम से जो है, लेकिन जिस समय सवाल पूछा गया वो सांसद थे, इसीलिए हमने सवाल लिया है प्रीति। ठीक है। हाँ, तो जब वो सांसद थे तब उन्होंने सत्र के दौरान पूछा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में रेलवे स्टेशनों के विकास और उनके लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है और क्या इसके लिए निजी कंपनियों को भाग लेने की अनुमति है, अगर हाँ तो अवधि के दौरान किस हद तक भाग ले सकते हैं और सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए किसी कार्य योजना को अगर अंतिम रूप दिया गया है तो इसका ब्यौरा क्या है। उत्तर दिया रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। उन्होंने बताया है कि जो भारतीय रेल पर रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन या फिर कहें कि आधुनिकीकरण करना है वो एक प्रोसेस है, वो लगातार चलता रहता है और जो यात्री सुविधाओं में सुधार है
उससे संबंधित कार्य देखा जाएगा कि कहाँ किस तरह की आवश्यकता है, यात्रियों की संख्या किसी स्टेशन पर कितनी रहती है, और पारस्परिक इस तमाम आधारों पर प्राथमिकता तय की जाती है और इसके आधार पर शुरू किए जाते हैं। बशर्ते जाहिर सी बात है कि निधियाँ उपलब्ध होनी चाहिए। विभिन्न यात्री सुख सुविधाओं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उसमें कुछ चीज़ें देखें तो विश्राम कक्ष होना चाहिए, प्रतीक्षा कक्ष होना चाहिए, और प्रतीक्षा कक्ष में भी तमाम फैसिलिटीज़ हो, वहाँ नहाने की सुविधा भी हो, महिलाओं के लिए अलग से वेटिंग रूम हो, परिचालन क्षेत्र की लैंडस्केपिंग, निर्धारित पार्किंग की सुविधा, जो संकेत चिन्ह ज़रूरी होते हैं वो भी लगे हुए हो, पे एंड यूज़ शौचालय की सुविधा हो, ऊपरी पैदल पुल, स्टेशन में प्रवेश के लिए रैंप वगैरह वगैरह, तमाम छोटी बड़ी चीज़ें हैं जिससे यात्रियों की सुविधाएं बढ़ती हैं। तो ये आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन के तहत ये सुविधाएं दी जाती हैं। और सभी यात्री सुविधाओं के लिए जो काम है, जो ये सुविधाएं आती हैं, वो सामान्यतः योजना शीर्ष 53 यात्री सुविधाओं के अंतर्गत इसको वित्त दिया जाता है, यानी जो भी इसका बजट है वो दिया जाता है। 3 वर्षों के दौरान, यानी 2016 से लेकर 2019 तक, भारतीय रेल पर इस योजना, जिसे शीर्ष 53 कहा जाता है, उसके लिए बजट का जो निधि दी गई वो ब्यौरा इन्होंने दिया है। 2016-17 में 917.82 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, जबकि 2017-18 में ये बढ़ाया गया और ये 1470.84 करोड़ रुपए कर दिया गया। वहीं 2018-19 में बात करें तो फिर ये बढ़ाया गया और अब ये 1657.86 करोड़ रुपए इन सुविधाओं के लिए किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विभिन्न एजेंसियों के जरिए रेल मंत्रालय स्टेशनों के तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन शुरू किया गया है और स्टेशनों का पुनर्विकास किए जाने की योजना इसी अध्ययन के बाद की जाती है। और ख़ास तौर से जो प्रमुख शहर हैं या फिर तीर्थ स्थल हैं या फिर जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, वहाँ के स्थित स्टेशनों पर और ज़्यादा जोर दिया जाता है आधुनिकीकरण पर। ज़्यादातर स्टेशनों को चरणबद्ध आधार पर निजी कंपनियों की भागीदारी से पुनर्विकास करने की योजना बनाई गई है। यानी ये जो भाग था उसमें जवाब दिया गया है कि ज़्यादातर स्टेशनों को चरणबद्ध आधार पर निजी कंपनियों की भागीदारी से उनका पुनर्विकास करने की योजना बनाई गई है। और इस समय अगर बात करें तो भोपाल का हबीबगंज और गुजरात का गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास का काम चल रहा है, जबकि गोमती नगर और चारबाग ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं और पुदुचेरी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का है, इन स्टेशनों के पुनर्विकास के ठेके भी दे दिए गए हैं। तो ये पूरा ब्यौरा दिया है रेलवे मंत्रालय ने इस सवाल के उत्तर में। दूसरा आता है प्रश्न अब कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग को लेकर। ये अमर शंकर साबले जी ने सवाल किया, इसमें क्या डिटेल्स आई हैं जवाब में? बिल्कुल, अगर आप विस्तृत रूप में देखेंगे प्रीति, तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे विकास के बावजूद अभी यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अभी पीछे हैं। और आज भी जो है तमाम टेक्नोलॉजी के बावजूद जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है वो बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर जो जल्दी ख़राब होने वाले जो फल हैं, सब्जियां हैं, कई तो बड़े ही महंगे फल हैं, ये सब जो है इसलिए नष्ट होते हैं बहुत सारे जगहों पर क्योंकि हमारे पास ना तो प्रोसेसिंग की सुविधा है उस हिसाब से और ना ही कोल्ड चेन है जिसमें हम उनको सुरक्षित रख सकें। तो इसीलिए जो है सरकार ने, अगर आप देखा होगा आपने, तो इस बीच में लगातार सरकार का प्रयास है कि इन दोनों सुविधाओं के विकास की कोशिश की जाए और कोशिश ये हो कि मतलब 4-5 गाँव के बीच में कम से कम एक इस तरह का एक छोटा डेवलपमेंट का एक मॉडल जो है वो डेवलप हो। उसके लिए प्रयास हो रहे हैं, बड़े स्तर पर और भी प्रयास हो रहे हैं, जो बड़े कोल्ड चेन हैं, जो बाकी सुविधाएं हैं, ये विकसित हों। तो उसके तहत जो जवाब दिया गया उसमें पहला जो भाग है उसमें रामेश्वर तेली जी, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, उन्होंने पहले तो ये बताया कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो है उनकी क्या स्थिति है। तो उसके लिए 2015 का कुछ आंकड़ा उन्होंने दिया है जो कि हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। उसमें ये है कि एक संस्थान है जो ICAR का, उसका नाम है केंद्रीय फसलोत्तर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान CFET। उसकी जो रिपोर्ट है वो बताती है सब्जियों की जो हानि है, अगर आप देखेंगी तो पोस्ट हार्वेस्ट जो है वो पत्ता गोभी जो है वो करीब 9.37% है जो ख़राब हो जाती है। फूल गोभी देखेंगे तो ये 9.56% है। हरी मटर भी जो है 7.45% है जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में जाती है। मशरूम भी 9.51% है और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे, जिसको कहते हैं कई बार कि टमाटर मारा फिरता है हमारे पास, 12.44% है जो कि लॉस हो जाता है। जो है अगर आप ये देखिए, ये अगर बच जाए तो इस प्रोसेसिंग हो जाए तो इसका किस तरह से हो। तो इसके लिए, इस बर्बादी को रोकने के लिए सरकार जो है कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग ये दोनों की तरफ जो है ध्यान दे रही है।
और हिमालयी राज्यों में के लिए जो है कुछ खास है, परिवहन सहायता भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और कुछ जो सरकार की स्कीमें है उसका विवरण दिया है। उसके तहत 31 मई 2019 तक 296 कोल्ड चेन परियोजनाओं का सरकार में अनुमोदन हो गया है। इनमें से जो है ये जो 296 हैं, उनमें से 148 जो है परियोजनाएं फल और सब्जी क्षेत्र की है। यानी सरकार का फोकस ये है कि फल और सब्जियां किस तरह से हम कर सकें। और इसके अलावा तो ये जो 148 हैं, इनमें पूरी क्षमता का विस्तार भी दिया गया, कितना क्षमता होगी। इसमें दिया है कि जो डीप फ्रीजर है या जो है सीए है या शीतागार है, इससे 6.768 लाख मीट्रिक टन ये इससे शीतागार में ये क्षमता है। और ये इस तरह से पूरा एक आंकड़ा दिया है कि किससे क्या जो है विकास होगा। और इसमें दिया है कि इसमें 213.80 मीट्रिक टन प्रति घंटा IQF होगा। ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये कई स्तर पर मदद मिल रही। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय भी बागवानी के लिए कुछ फंड दे रहा है, कुछ और योजनाएं हैं। तो कुल मिलाकर के ये सरकार की कोशिश ये है प्रीति कि जो पूर्वोत्तर भारत का इलाका है या जो पिछड़े हुए इलाके हैं, इसमें जो है मतलब कुल मिलाकर के स्थितियाँ बेहतर हों और किसानों को जो है। अब प्रीति एक चूँकि हम एक ख़त्म कर रहे हैं तो एक आखिरी सवाल अगर आप इसका जवाब देते हुए और स्क्रीन पर आंकड़े दिखा दें। दूध उत्पादन को लेकर के ये विजय कुमार का है। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये समापन में थोड़ा सा आंकड़ा बता दें। दूध के उत्पादन को लेकर विजय कुमार जी ने सवाल पूछा है और तमाम आंकड़े मांगे, तो इसका जवाब मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव कुमार बाल्यान ने दिया। उन्होंने बताया 5 वर्षों के दौरान अगर हम देखें तो 2013-14 में 137.68 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ, जो कि अब बढ़कर साल दर साल हम देख रहे हैं बढ़ रहा है। और 2017-18 में 176.35 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। हम जानते हैं कि मांग भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में दूध की, तो उत्पादन हम देख रहे हैं कि साल दर साल बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑनलाइन भी तमाम ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पर कई बड़ी डेयरी कंपनियां हैं। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन लिमिटेड, जिसको नंदिनी डेयरी के नाम से जाना जाता है, और गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, अमूल जैसी बड़ी डेयरी सहकारिताओं के जो दुग्ध उत्पाद हैं वो कई सारी वेबसाइट पर बेचे जा रहे हैं। जैसे नेचर बास्केट है, बिग बास्केट है, कंट्री डिलाइट है, ऑसन डेयरी है, ग्रोफर्स है, तो यहाँ पर भी डेयरी उत्पादों को बेचा जा रहा है। शिकायतों की बात उन्होंने की तो यहाँ बताया गया है कि किसान जो शिकायतें की गई 2017-18 की बात उन्होंने बताई है कि विश्लेषित जो नमूने थे वो 10,663 रहे, जिनमें मिलावटी या गलत ब्रांड के पाए गए वो 3,783, करीब 30%, और जिनमें मामले दर्ज हुए वो 2,504, दोष सिद्ध हुआ 1,006 में, और जुर्माना लगाया गया 1,569 मामलों में। कुल जुर्माने की राशि रही 3,04,02,550 रुपये। साथ ही और भी जानकारी है जो इससे जुड़ी दी गई है। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस विषय को अगले प्रश्नों के तहत भी हम लेकर आएँ। और फिलहाल क्योंकि हमारे इस अंक का समय यहीं समाप्त हो रहा है, तो अगले अंक में एक बार फिर हम हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे और अरविंद जी को यहीं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।